देखो ऑप्टिकल रोटेशन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने बताया था आपको कि ऑप्टिकल रोटेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, वी डू दैट बाय यूजिंग पोलरीमीटर. So we can say optical rotation is a practical property of the molecule. तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम थ्योरेटिकली ये नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिकल रोटेशन की उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लेवो रोटेटरी होगा. हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं मॉलिक्यूल को देख करके कि molecule has no symmetry element, or you can say if the molecule is chiral, okay, then we can say that it will show the optical activity, means it will be optically active, but can't say whether it will be dextrorotatory or levorotatory. ये बताना मुश्किल है. मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देख के हम ये बता देंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा. तो कैसे पता चलेगा कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है? देन वी हैव टू यूज दिस पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट. और पोलरीमीटर का जो कंसेप्ट है, जो उसका फंक्शनिंग है, किस तरह से वर्क करता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. बेसिकली पोलरीमीटर में हम लोग दो लेंसेज यूज करते हैं, जिसमें एक लेंस होता है पोलराइजर. जो फर्स्ट लेंस होता है विच इज निकोल प्रिज्म. 11th-12th में पढ़ के आया होगा आप निकोल प्रिज्म के बारे में, ठीक है. ये निकोल प्रिज्म ही होता है. और उसको जो फर्स्ट जो निकोल प्रिज्म होता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर. दिस विल पोलराइज द लाइट. सेकंड जो निकोल प्रिज्म होता है, दिस इज कॉल्ड एनालाइजर. दिस विल एनालाइज द लाइट. दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हमारी ऑर्डिनरी लाइट हम लोग देखते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द 7 कलर्स एंड देयर कंपोनेंट कैन ऑसिलेट इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में उनका ऑसिलेशन या मूवमेंट होता है, जो हमारे ऑर्डिनरी लाइट है उसका. बट व्हेन वी पास दिस ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द पोलराइजर लेंस, जो कि हमारा निकोल प्रिज्म है, when we pass that, then it becomes the plain polarized light. Now the oscillation or movement of the light will be in the one direction. ठीक है. जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, आपको दिख रहा है सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ही इसके ऑसिलेशन है, एक ही डायरेक्शन में है. दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल. तो हमें ये पीपीएल लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फाइंडिंग आउट वेदर कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी. Then we pass this PPL light, plain polarized light, into the sample tube containing our sample under examination. तो सैंपल हमने इसमें लिया. जब हम इस लाइट को पास करेंगे, देन सैंपल विल एब्जॉर्ब द लाइट. ठीक है. सो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो क्या होगी? पहले से कम इंटेंस होगी, इतना आपको इंटेंस नहीं होगी. और उसका जो वाइब्रेशंस है, जो उसका डायरेक्शन है, जो एंगल है, इट विल आल्सो गेट चेंज्ड बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सैंपल. इफ वी आर यूजिंग एम्प्टी सैंपल ट्यूब, देयर इज नो सैंपल, देन it will show no absorption of the light and you can see its maximum intensity. तो आपको इस जो एनालाइजर लेंस है, जब आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें, देखना चाहेंगे, जो लाइट वहां से निकल के रहेगा, यू will not supposed to move that either clockwise or anti-clockwise when we are having no sample. तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. because there is no absorption of the light, so there will be no deflection from the normal angle. बट अगर आपके ने कोई सैंपल यूज किया, जो आपके पास कोई कंपाउंड है जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव आ रही है वैल्यू या नेगेटिव आ रही है, अगर आपने वो इसमें फिल कर दिया, तो फिल करने के बाद व्हेन दिस लाइट पीपीएल लाइट विल पास थ्रू दिस सैंपल, इट विल एब्जॉर्ब द लाइट एंड देयर एंगल विल चेंज. तो जब आप इस एनालाइजर लेंस के थ्रू, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर जो मैंने लास्ट में बनाया हुआ, ऑब्जर्वर विल सी द पास्ड लाइट थ्रू दिस एनालाइजर. तो वो देखेगा, उसको उसकी प्रॉपर लाइट नहीं दिखाई देगी वो, because intensity light की change हो गया and angle also has changed. So this observer will move this analyzer lens either to the clockwise direction or to the anti-clockwise direction. तो क्लॉकवाइज में करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में. अगर इसको क्लॉकवाइज में करने से अगर वो लाइट प्रॉपर दिख रही है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम दिख रही है,
तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड वी यूज प्लस साइन फॉर दैट, प्लस साइन और स्मॉल डी और स्मॉल टी। अगर किसी कंपाउंड के नाम से पहले या तो प्लस साइन लगा हुआ है या फिर स्मॉल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। वो पता कैसे चला, प्रैक्टिकली पता चला, थियोरेटिकली नहीं कह सकते हम कि वो लेवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरह से अगर आपके एनालाइजर लाइंस को एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करना पड़ा टू सी द लाइट तो आपका कंपाउंड हो जाता है लीवो रोटेटरी, और उसको हम डिनोट करते बाय स्मॉल एल बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड, स्मॉल एल। और अभी हम आगे कैपिटल डी एंड कैपिटल एल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इट विल नॉट शो देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, बट स्मॉल डी एंड स्मॉल एल represent the optical properties of the compound. So this is the optical rotation. ये तो हमें पता चल गया एंगल जो भी आ रहा है। वैसे आजकल ये सब ऑटोमेटिक हो गया, आपको देखने की ऐसे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं जब हम सैंपल को डालते हैं सैंपल ट्यूब के अंदर। सैंपल ट्यूब में जब हम डालेंगे तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक वैल्यूज आ जाती हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बहुत ब्लर दिख रहा है, मतलब कुछ भी दिख नहीं पा रहा ढंग से जो भी आप लिख रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ब्लर है। हाँ तो आप बताना चाहिए था पहले ही आपको कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है नेटवर्क को एस्टेब्लिश होने में टाइम लग जाता है। सही दिख रहा है नेटवर्क इशू है। लैपटॉप में ब्लर दिख रहा है, सर, मोबाइल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ये हो सकता है फिर आपका जो पर्सनल नेटवर्क होगा ना, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो और बताओ बाकी सब लोगों को कैसा दिख रहा है? सर लैपटॉप बढ़िया दिख रहा है सर, और सही है, मोबाइल में क्लियर दिख रहा है। समझ आ जा रहा है। नॉर्मल है सर। ठीक ठीक है बच्चे, फिर थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है आप ही का नेटवर्क वीक हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में। बाकी मेरी तरफ से ठीक है, इसका मतलब डिस्टर्ब करने का फायदा नहीं है फिर, है ना। तो ये बात समझ में आ गई ऑप्टिकल रोटेशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि किसी कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा तो आप बता सकते हैं? यस सर। ठीक ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन, कभी सुना है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? नो सर। नो सर। नो सर, कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। स्पेसिफिक रोटेशन भी ये ऑप्टिकल रोटेशन ही होता है बेसिकली, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कंडीशंस है, जिन कंडीशंस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन को, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पेसिफाई कर देंगे कंडीशन। कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जो सैंपल की जो कंसंट्रेशन है इट शुड बी स्पेसिफिक रोटेशन। अभी तक तो हमने कोई स्पेसिफाई नहीं की कंडीशन, हमने कहा कि उसमें सैंपल फिल किया और हमने ऑब्जर्व कर लिया रोटेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो वो तो सिंपल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू हो गई। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि हम कंडीशंस को स्पेसिफाई कर देते हैं। कंसंट्रेशन जो हम सॉल्यूशन की यूज करेंगे 1 mg/ml, 1 ग्राम पर ml होना चाहिए, 1 ग्राम पर ml। कंसंट्रेशन क्या बनाएंगे हम सॉल्यूशन की, 1 ग्राम पर ml का हमने सैंपल लिया, ठीक है। और जो सैंपल ट्यूब की लेंथ है वो हमने रखी 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर। अगर हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या हो 1 ग्राम पर ml और सैंपल ट्यूब की लेंथ हमने रखी 10 सेंटीमीटर, एंड जो हमने वेवलेंथ जो यूज की है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, उनको भी अगर हम स्पेसिफाई कर दें स्पेसिफिक, then our rotation will become the specific rotation, and we represent that by
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अल्फा एंड वी राइट लैम्डा हियर एंड टेम्परेचर हियर। सैंपल की हमने कंसंट्रेशन पहले बताई थी, सैंपल की कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml है। सैंपल ट्यूब की लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। रही बात टेम्परेचर, टेम्परेचर आप जिस टेम्परेचर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लिख देंगे। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं 25 डिग्री पे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। वेवलेंथ आपने सपोज करो 450 पे किया है सेट, 450 पे जो वैल्यू आएगी ऑप्टिकल रोटेशन की, दैट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? When we are having specific conditions of 1 gram per ml sample concentration and length of the sample tube should be 1 decimeter or 10 centimeter at a specific temperature and fixed wavelength, then the value of optical rotation observed will be specific rotation। सिर्फ ये है वही ऑप्टिकल रोटेशन, बस हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जब हम कहीं पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये बता देंगे हमने जो रिकॉर्ड किया है वो इतने डिग्री पे किया है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 25 पे करना है, आप 30 डिग्री पे भी कर सकते हैं। वैल्यू विल चेंज, सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, अपॉन द सैंपल लेंथ और वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारी स्पेसिफिक रोटेशंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर आप ये पैरामीटर्स को चेंज करेंगे यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू। जैसे आपको ग्लूकोज का अगर ऑब्जर्व करना है सपोज ऑप्टिकल रोटेशन, तो वहां आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने कोई भी कंडीशन इनमें से चेंज की यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं सारी जो भी हैं। एनिंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ रेसिमिक मिक्सचर। ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बताओ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? सर डेस्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का मिक्सचर। इक्वल proportion of the lever rotatory and dextrorotatory compound when we are having equimolar mixture। equimolar मतलब सेम अमाउंट दोनों की है of the तो हम कह सकते हैं कि 50-50% हो, 50% प्लस वाला हो और 50% माइनस आइसोमर हो, then this mixture will become racemic mixture। सिंपल सी बात है, रेसिमिक कब हुआ? जब हमारे पास प्लस आइसोमर और माइनस आइसोमर का इक्वल अमाउंट है, 50-50% रेशियो है। तो ये बन गया हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? सर जितना लेफ्ट रोटेट कर रहा था उतना ही राइट रोटेट कर क्योंकि रहा जो वैल्यू हमारी प्लस की होगी वही सेम वैल्यू हमारी माइनस की होगी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट क्लॉकवाइज जितना रोटेट करेगा जो भी इसका वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू, दूसरे वाले आइसोमर की क्या होगी? वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और अपोजिट वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। एंड पॉजिटिव वैल्यू विल कैंसिल आउट द नेगेटिव वैल्यू। सो ओवरऑल our mixture, racemic mixture will be optically inactive and its rotation value alpha d will be 0। optical rotation की वैल्यू क्या होगी? 0। so this mixture is called the racemic mixture। ठीक है, तो एक एनेंशियोमेरिक पेयर है ये, बेसिकली एनेंशियोमेरिक पेयर, या हम लोग कह सकते हैं कि 2 आइसोमर्स का मिक्सचर है जिनके ऑप्टिकल रोटेशंस की वैल्यू अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर।
कायरल कार्बन क्या होता है? सर ऐसा कार्बन ऐसा जिसके कार्बन अटैच चारों वाले वैलेंसी जितने भी चार वो डिफरेंट हो। विच हैज द 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। एटम ग्रुप। हाँ, तो जिसके चारों के चारों, क्योंकि हमारे पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 4 होती है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हमें पता है कार्बन की। अगर इसके साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच, so this carbon become the chiral carbon और asymmetric carbon। ये chiral जो है इसको क्या बोलेंगे हम? chiral carbon और asymmetric carbon, because it has no symmetry element, no symmetry एलिमेंट और प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप बोल सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री। 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, बट हम जो मेनली कंसिडर करते हैं, बिकॉज अभी चारों को पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, द प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो इस मॉलिक्यूल को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन वाला होगा जहां पर, वहां से हम लोग मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कायरल ऑब्जेक्ट होंगे तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा ये, बिकॉज ये कायरल है तो प्लेन पोलराइज लाइट को भी रोटेट करेगा एंड इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव आल्सो, ठीक है। तो इसको हम जो कायरल कार्बन होता है, ये इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी लिखते हैं, बिकॉज यहां से स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट हो रहे हैं इस सेंटर से, एंड वी रिप्रेजेंट दैट बाय द स्टार। एक चीज और कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं किसी स्टीरियो आइसोमर्स के लिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड, कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है किसी कंपाउंड के लिए। कई बार ये भी पूछा, ये जनरल चीजें हैं जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टीरियो केमिस्ट्री में बार बार यूज होंगे, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इज टू पावर n, n is the number of the chiral carbon or stereogenic center, n is equal to number of chiral or stereogenic centers, chiral carbon और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो जितने होंगे उतने ही हमारे आइसोमर्स पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ये हमारे पास है, कितने कायरल कार्बन से इसमें, हाउ मेनी कायरल कार्बन दिस मॉलिक्यूल्स हैव, Sir, one. 1। तो 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, 2। कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है इसके लिए, 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो कौन सा होगा फिर दूसरा, अभी तो हमने ये एक ही बनाया है, दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका, इनेंशियोमर। दूसरा क्या हो गया इसका, इनेंशियोमर।
ये इसका enantiomer हो गया. These two molecules are different molecules because they have different stereochemistry, different 3D arrangement. ठीक है, तो ये enantiomeric mixture है. और कितने आइसोमर हो गए? ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया. Because it has only one chiral carbon, so it will show two molecules. So there will be two molecules because it has only one chiral carbon or one stereogenic center. Similarly, if we are having more than one chiral carbon or one stereogenic center, suppose we are having two. So how many chiral carbons are there or stereogenic centers are there? 2. 4. So there will be 4 isomers possible for that molecule. कैसे होंगे 4 isomers? एक तो इसका enantiomer बन गया, Br यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, HCH3. एक तो इसका बन गया enantiomer. दूसरा इसका डायस्टोमेरिक पेयर भी बन सकता है, CH3, एक Br हमने इधर रखा, H यहाँ रखा, लेकिन जो भी Cl इधर था उस Cl को हमने कहाँ कर दिया? लेफ्ट में. H connectivity of atoms are same but arrangement become different. अब इसका आइसो वो देख लीजिए आप, Br इधर H हो गया, HCl एंड ये CH3, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, सॉरी इनेंशियोमर हो गया. तो टोटल कितने बने इसके लिए? सर 4 आइसोमर्स हमारे पास हैं. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इनेंशियोमर. इनेंशियोमर क्यों है ये? बिकॉज दे आर मिरर इमेज Yes. of each other. Similarly here these are mirror image of each other, third and fourth. तो जब ये दोनों मिरर इमेज है तो इसका मतलब ये भी क्या है? Enantiomer. Now what about the relation between this first and third? फर्स्ट और थर्ड को देखो, आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? No, sir, because they are, sir, superimposable on its mirror image. They are not mirror image. Yes, Don't sir. talk about the superimposable properties. ठीक है, सुपरइम्पोजेबल है या नहीं है तब देखते हैं जब मिरर इमेज होगा. अब ये मिरर इमेज ही नहीं है. मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में भी, अगर मिरर इमेज है तभी तो देखेंगे कि सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है या नॉन सुपरइम्पोजेबल है. Okay, ठीक sir. है, तो ये तो मिरर इमेज ही नहीं है. दोनों मिरर इमेज कहाँ? यहाँ दोनों Br और Cl एक साइड में, यहाँ अपोजिट है, तो ये तो मिरर इमेज नहीं है. इसका मतलब ये क्या है? डाइस्टेरियोमर. ये दोनों क्या हो गया? डाइस्टेरियोमर. ऐसे जो सेकंड और ये हमारा फोर्थ है, इन दोनों का रिलेशन देखो. इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये भी डाइस्टेरियोमर्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल है बिकॉज दे आर हैविंग 2 कायरल कार्बन्स. अगर एक कायरल कार्बन था तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 है तो हमारे क्या हो जाएंगे? 4 आइसोमर्स पॉसिबल है. अगर 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 8. ठीक है, तो इस तरह से हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है. मैक्सिमम नंबर है ये, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. हाँ, इससे कम हो सकते हैं. कई बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. जैसे मीजोटार्ट्रिक एसिड वाला एग्जांपल आपने देखा होगा. मीजोटार्ट्रिक में क्या होता है? OH OH H H. टार्ट्रिक में क्या होता है? COOH CH2OH.
यही होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड या कुछ और होता है? टार्ट्रिक में तो पता दोनों नहीं। COH दोनों COH होते हैं। टार्ट्रिक में क्या होता है? COH, तभी तो दोनों हाफ इसके सेम होंगे ना। सो दिस इज द टार्ट्रिक एसिड। अभी ये टार्ट्रिक एसिड है, अब इसका देखिए कितने कायरल कार्बन है यहाँ पे? वी हैव 2 दो कायरल सर। कार्बन, दो यस है ना? सर। तो 2 है तो इसका मतलब टोटल कितने बनने चाहिए? 4। 4। मैक्सिमम 4 होने चाहिए। कैसे बनेंगे एक बार बना के देख लेते हैं। चलो, ये OH हो गया, H, और इधर OH, H, COOH, COOH, ये मिरर इमेज बन गई एक दूसरे की। ठीक है, और क्या पॉसिबल है? COOH, COOH हमने रखा है यहाँ पे। एक OH हमने राइट हैंड में कर दिया, दूसरा OH हमने कर दिया लेफ्ट हैंड में। ये दूसरा बन गया। अब एक और बनाते हैं इसका मिरर इमेज। OH, H, COOH, H, H एंड OH, ये दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। कितने बन रहे हैं टोटल? टोटल कितने बने? 4 4 4 बने ना? 4 बने। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो आप देखो यहां पे अगर हमने एक मिरर लगा दें तो इस मॉलिक्यूल को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? दोनों के दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। दिस हाफ पोर्शन इज ए मिरर इमेज ऑफ दिस अनदर हाफ। एम आई राइट? मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की। यस दिख सर। रहा है यस ना? सर। तो ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट अगर प्लस रोटेशन शो करेगा तो इधर वाला पार्ट कैसा शो करेगा? माइनस। और ऑप्टिकल रोटेशन दोनों का क्या हो जाएगा? एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल कॉम्पनसेशन। सो दिस पेयर इज द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल है ये। और कैसे पता चलेगा? एक और तरीका बताता हूं। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। कौन सा है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना? तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर हम मॉलिक्यूल, क्योंकि ये प्लेनर है, प्लेन में है हमारा भी, इसको अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट कर दें, 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन, अगर हम इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर प्लेन में एज इट इज बिना उठाए हुए अगर हम रोटेट कर दें इसको ऐसे 180 डिग्री पे उल्टा कर दें इसको, तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, इट विल रिमेन सेम मॉलिक्यूल, इट विल रिमेन एज इट इज इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए मेरी बात? अगर हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर प्लेन में अगर रोटेट करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। आप कर सकते हो, अलाउड होता है। अगर आपने प्लेन से उठा करके चेंज करोगे देन इट विल चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, या आर कॉन्फ़िगरेशन में था तो एस में हो जाएगा, एस में था तो आर में हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 180 डिग्री प्लेन में अगर हम रोटेट करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो मैंने इस मॉलिक्यूल को सपोज करो रोटेट कर दिया यहाँ से, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमने इसको मिरर इमेज बनाया, अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ये सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है एनंशियोमर चेक करने के लिए कि एनंशियोमर मॉलिक्यूल एनंशियोमेरिक पेयर है या नहीं। हम ये देखते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दें प्लेन में, मैंने आपको बता दिया कि इससे आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। और फिर हम एक बार इसको सुपर इम्पोज करके देखें तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये सुपर इम्पोज हो रहा है तो इसका मतलब ये एनंशियोमेरिक पेयर नहीं है, ये सेम मॉलिक्यूल है। हम अपना क्लेरिफाई कर सकते हैं इस चीज को। देखो अब हमने इसको रोटेट करा 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो जो ये OH है वो राइट लेफ्ट में, तो कहाँ जाएंगे ये दोनों? राइट में आ जाएंगे। यस सर।
राइट में आते के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? जो फर्स्ट है वही बना ना हमारा फर्स्ट। पहला वाला बन गया। तो फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड। एक ही मॉलिक्यूल है, ये तो सेम मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनली एक दूसरे का हाफ पोर्शन आप देख रहे हो कि मिरर भी हम लगा सकते हैं, मिरर प्लेन बन गई, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये एक दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देते हैं। फिर हमने इनका ये भी चेक करके देखा कि क्या ये सच में ऑप्टिकल वो क्या नाम है एनेंटियोमेरिक पेयर है या नहीं है। तो उसके लिए हमारी दूसरी कंडीशन होती है कि सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। 180 डिग्री प्लेन में हमने घुमाया तो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल सेम नहीं है, सेम है। तो यहाँ मैंने जब इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे और हमने सुपर इम्पोज करके देखा तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड तो कुछ है ही नहीं, दीज आर सेम मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मीजो पेयर, मीजो आइसोमर्स। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं मीजो आइसोमर्स? विच कैंसिल आउट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन पार्ट बाय अनदर due to internal compensation. This type of pair are called mesoisomers। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो कायरल कार्बन है एडजेसेंट कायरल कार्बन हो ऐसे, ठीक है। ये अगर आपके मॉलिक्यूल में और भी कोई बीच में होता, यहाँ पे एक और कार्बन भी हो यहाँ पे, तब भी अगर हम उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, देन इट विल रिमेन द मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव? जो इसका हाफ पोर्शन जो रोटेट कर रहा है उसको दूसरा हाफ पोर्शन क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। सो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरा पेयर देखो, क्या इस दूसरे पेयर को हम अगर 180 डिग्री पे रोटेट करके देखें तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? सोचो एक बारी, थिंक अबाउट दैट। हो जाएगा सक्सेस। हो जाएगा? कैसे होगा बताओ भाई। मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, ये मेरा OH राइट हैंड में आ गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये वाला OH कहाँ जाएगा? सर एच की प्लेस पे। हाँ बोलो। सर हाँ मुझे बोलो ना बोलो। सर साफ नहीं दिख रहा मुझे। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है सर। ब्लर है? सभी नहीं को सर, ब्लर दिख दिख रही दिख है? रहा है। यस सर। सर दिख रहा है, सर दिख क्लियर रहा है। दिख रहा है। हाँ तो सर ऐसा नहीं तो दिख नहीं रहा हो है। सकता। अब यार अब किसी को दिख रहा है तो इसका मतलब तो मेरी साइड में प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी नहीं दिख रहा होता ना तब तो मैं मान लेता। नहीं सर ब्लर है। हाँ सर, बहुत ज्यादा। अब ठीक है? सर क्लियर है। आपके नेटवर्क में इशू रही होगी। एक बार आप अपना या तो नेट बंद करके तब देख लो दोबारा से, ये थोड़ा वेट कर लो फिर, क्योंकि अगर मेरी तरफ से ब्लर होता तो फिर सबको ब्लर दिखता। सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा ब्लर दिख रहा है? सर फोन को लैंडस्केप में कर दीजिए। सही है सर। क्लियर दिख रहा है। क्लियर है सर। क्लियर है? फिर रहने दो, मत डिस्टर्ब करो। मेरा मत चेंज कराओ, अपना चेंज करो फिर, ठीक है। नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। मैं आप समझ नहीं रही बात को। मैं तो एक सिंगल फोन से डिवाइस से कर रहा हूँ ना टेलीकास्ट, और वो अगर किसी एक को भी साफ दिख रहा है इसका मतलब मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी डिवाइस है वो उसको सही कर देगी खराब को।
सर हो जाएगा सुपर इम्पॉसिबल तो। हाँ सुपर इम्पोजेबल हो रहा है वो, मैं भी यही देख रहा हूँ क्या मैटर क्या है। यस सर। नहीं होना चाहिए था सर। हाँ होना नहीं सर चाहिए। नहीं हो रहा। है यार, देख भाई सारे सेम ही तो हैं। 180 डिग्री पे जब रोटेट करेंगे तब नहीं हो रहा सुपर इम्पोज। सर ने नीचे थर्ड वाले 180 पे पे ही किया फोर्थ। है। मैं यार 180 पे मैं भी कर रहा हूँ। फोर्थ वाले को करा है ना आपने? हम्म। सर जब फोर्थ वाले को 180 पे करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसमें पहले में तो OH और H होंगे, और नीचे वाले कायरल कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में H होगा एक, और राइट हैंड साइड में OH होगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। तो 3 नंबर जब जाएगा ऐसा तो ये लेफ्ट हैंड में चला जाएगा ना, ये वाला वो यहाँ आ जाएगा हाँ ना, जी सर। हाँ जी और सर। ये H यहाँ आ जाएगा। और 4 वाले का फिर इधर आ जाएगा, ये OH इधर होगा। जी सर। नहीं होगा फिर, सुपर इम्पोज नहीं होगा फिर थर्ड वाले पे। सुपर इम्पोज नहीं कर रहा ना अभी थर्ड पर, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा क्योंकि आप अपने हाथ की पोजीशन ही देख लो ना। एक तो मैंने बताया था कि हमें एज इट इज सुपर इम्पोज करना है एक दूसरे के ऊपर, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, थंब है दोनों अपोजिट साइड मारे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्लेन में बिना घुमाए हुए हमें उसे 180 डिग्री पे लाना है। अगर हमने इसको 180 डिग्री पे ऐसे किया तब भी क्या हमारा सुपर इम्पोज थोड़ी हो रहा है बिना चेंज करे। हाँ ऐसे आपको पलटना नहीं है, उसको पलट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बिना पलटे अगर हम इसको लेकर आएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा पहला वाला मॉलिक्यूल था उसमें हमारा सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एनेंशियोमेरिक पेयर है, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर इनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स, और ये हमारा एक सिंगल मॉलिक्यूल आप ये कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट या सेकंड दोनों एक ही बात है, फर्स्ट और थर्ड का जो रिलेशन है वो डायस्टोमेरिक हो गया, या फर्स्ट और जो फोर्थ का रिलेशन है वो डायस्टोमेरिक हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम मॉलिक्यूल है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन कैंसिल आउट कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड मीजो आइसोमर्स। ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होती है बहुत ज्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इरिथ्रो एंड थ्रियो। ये भी समझ लेते हैं एक दोनों में क्या डिफरेंस है। थ्रियो एंड इरिथ्रो। ये प्रीफिक्स यूज करते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स के आगे, थ्रियो एंड इरिथ्रो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, व्हेन वी आर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शंस, जब हम फिशर प्रोजेक्शंस हम यूज करते हैं, व्हेन वी आर हैविंग सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH, और यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये OH हो गया, ये OH हो गया, H एंड H। तो अगर ये दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी कि ये सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो, एक OH इधर हो दूसरा OH इधर हो, H CHO एंड CH2OH, ये अपोजिट हो गए। अब इनमें से आपको बताना कि कौन सा थ्रियो होगा और कौन सा इरिथ्रो होगा, बताओ। बता सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल थ्रियो हुआ कौन सा इरिथ्रो हुआ? सिमिलर ग्रुप देखो ये अपोजिट है, और ये सिमिलर ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में है। पहले वाला 3।
पहले वाला 3O नहीं, गलत बता रहे हो। क्रिकेटर को देखा है कभी, जो बॉलर होता है क्रिकेट के अंदर बॉल फेंकता है ना, जब बॉल को थ्रो करता है तो उसकी हैंड की पोजीशन कैसे होती है? दोनों हाथ किस एंगल पे होते हैं? अपोजिट होता है ना। यस सर। क्रिकेटर जब बॉल को थ्रो करता है तो पोजीशन कैसी होती है? दोनों हैंड्स की अपोजिट होती है। इसका मतलब थ्रो को आप पढ़ सकते हो 3O। जब अपोजिट होगी पोजीशंस दोनों सिमिलर ग्रुप्स की, देन इट विल बी 3O आइसोमर। तो अब बताओ इसमें 3O कौन सा हुआ? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। तो ये हमारा हो गया 3O। ये 3O आइसोमर है। तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था क्रिकेटर की, जो बॉलर्स होते हैं जब बॉल को फेंकते हैं तो दोनों हाथ की पोजीशन अपोजिट होती है। तो थ्रो को आप 3O समझ सकते हो, इस तरह से आप बता दोगे। याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। और जब हमें 3O का पता है तो एरिथ्रो तो हम बता ही देंगे। 3O का मतलब हो गया अपोजिट, तो एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? साथ साथ। ये एरिथ्रो आइसोमर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल बताओ। COOH CH3 Br Cl H H। अब बताओ, इसमें सिमिलर ग्रुप्स हैं, Br और Cl सिमिलर है, या ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन्स है वो सेम है, और ये सिमिलर ग्रुप है Br और Cl। सर सेकंड वाला 3O है। सेकंड वाला 3O है। फर्स्ट नहीं वाला सर, सेकंड वाला ही फर्स्ट वाला सेकंड वाला ही 3O है। 3O है। फर्स्ट 3O हो गया बिकॉज अपोजिट है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लो या Br Cl देख लो, दोनों अपोजिट है। और ये कैसा हो गया? इरिथ्रो। तो डिफाइन कैसे करेंगे? While writing Fisher projection of the stereoisomers having two similar or same groups on the same side, they are prefixed with erythro. On the other hand, if the similar groups or the same groups are on the opposite side, they are called threoisomers. ठीक है, ये सुगर्स में यूज करते हैं। एरिथ्रोज सुगर होता है, एरिथ्रोज थ्रियोस, बाकी नॉन सुगर में भी यूज कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि दीज टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे। यहाँ पे कोई सपोज करो एक दूसरा कोई और भी हो सकता है, CH2 CH3 कोई और भी ग्रुप हो सकता है जो कि कायरल ना हो, अकायरल कार्बन भी हो सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो है 3O और एरिथ्रो की डेफिनेशन के लिए भी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ही हो। देयर माइट बी सम ग्रुप और एटम इन बिटवीन these two adjacent carbons। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम करेंगे, पहले आपको रिप्रेजेंटेशंस बता देता हूं, चलो फिर हम करेंगे RS नोटेशंस एंड DL नोटेशंस। ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को करते हैं पहले। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में डिफरेंस पता है? पिछली क्लास में बताया था। यस सर। अब सब कुछ साफ Yes, दिख sir. रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ये सर दिख रहा है। ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस है? जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग और बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, पहले हम डिफरेंट ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, है ना। और कन्फर्मेशन बाय रोटेशन। डिफरेंट बाय रोटेशन। बस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आप लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस।
कॉन्फ़िगरेशंस का रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग करते हैं वेज डैश, जो कि हमारा होता है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन है वेज डैश। और इसके अलावा एक होता है हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। और फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? 2D रिप्रेजेंटेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम एक दूसरे को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकंड हमारा होता है फिशर, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, और फिशर रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हैं। दिस इज द 2D रिप्रेजेंटेशन, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वेज डैश। वेज डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे दो बॉन्ड्स होते हैं। व्हेन वी आर हैविंग ए कार्बन हेयर, these two bonds are in the plane। जो नॉर्मल लाइन से हमने शो किए होते हैं, ये किस में होता है? इन द प्लेन, दे आर इन द प्लेन। एक को हम करते हैं सॉलिड लाइन से शो। वन ग्रुप will be attached by the solid line। this solid line represent, this group is towards सर क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट रुक जाओ, सभी को नहीं दिख रहा क्लियर? दिख रहा है सर, क्लियर दिख सर क्लियर दिख रहा है, कभी कभी ब्लर हो जाता है। सर नहीं दिख रहा। सर मुझे भी नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कि हमने जो सॉलिड लाइन से शो किया है, ये होता है टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और ये हम इसको कह सकते हैं अबाउ द प्लेन। प्लेन से क्या होता है? ये ऊपर होता है। एक हम शो करते हैं ब्रोकन लाइन से, कार्बन की 4 वैलेंसीज होते हैं, तो दूसरे को हमने शो कर दिया बाय द ब्रोकन लाइन। तो ब्रोकन लाइन जो ये होती है, ये कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और यह कह सकते हैं हम इसको बिलो द प्लेन। और ये जो दोनों होते हैं, ये इन प्लेन है। तो कैसा बन गया ये रिप्रेजेंटेशन? 3D रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें एक चीज देखो आप, सपोज करो ये हमारा, इसको जरूरी नहीं है ऐसे शो किया जाए, कई बार ये ऐसे भी होता है, इसको ऐसे भी शो कर देता है, ये भी हो सकता है। बात एक ही है, ये भी टुवार्ड द ऑब्जर्वर है, ये ब्रोकन लाइन से जो शो किया गया है, ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। और इन नॉर्मल लाइन से दीज आर इन द प्लेन। अब बताओ, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन शो किया, इसमें OH कहां पर है? प्लेन में है, आउट ऑफ द प्लेन है? सर प्लेन में है। OH प्लेन में है, CH2OH, ये भी प्लेन में है। और CH3 ये अबव द प्लेन है। अबाउट द प्लेन, और ये H बिलो बिलो द द प्लेन। प्लेन। इसका मतलब ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो कहां से देखेगा? यहां से। ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा कि ये CH3 उसकी तरफ है और ये H पीछे की तरफ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगा? यहाँ पर। यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड है, ये सबसे पीछे जा रहा है, जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच है ये फ्रंट में है, और ये दोनों प्लेन में है। तो ये इस तरह से हम इसको 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D में शो करते हैं।
मैं इंटर कन्वर्जेंस भी बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में, पहले सिर्फ आप ये समझ लो कि दोनों में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, कई बार ये साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये असाइक्लिक मॉलिक्यूल ही हो, साइक्लिक में भी हो सकता है। साइक्लिक में कैसे हुआ, ये दोनों बॉन्ड हमारे प्लेन में हो गए, ये हमारा सपोज करो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया, और ये हमारा टुवर्ड द ऑब्जर्वर हो गया। एक ग्रुप में यहाँ लगा देता हूँ सो दैट ये सेम मॉलिक्यूल ना रहे, कायरल ना बने। अब ये कायरल है, ये भी हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से हम हमारे कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिर फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग शो करते हैं बाय ये क्रॉस, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पे एट विच बोथ द लाइंस आर मीटिंग, और दिस पॉइंट हैज ए कार्बन। ये क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है। अब जो ये दो लाइंस है हमारी, ये वर्टिकल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन। तो ये दोनों, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बताया भी था 2D, क्योंकि इसमें खाली दो ही डायरेक्शंस है, 2D है। इसका मतलब ये कहां पर है, ये बिलो द प्लेन है। कौन सा है सर बिलो प्लेन? ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले कहां पर हैं, बिलो द प्लेन। ये दोनों बिलो द प्लेन है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहां पर है, अबाउ द प्लेन। बट नथिंग इज इन द प्लेन, प्लेन में कुछ नहीं है, खाली दो ही डायरेक्शन है इसमें। जो वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप अटैच है वो कहां पर है, बिलो द प्लेन है। एक और तरीका है इसको शो करने का, कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे। ये इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉलिड लाइन से शो करते हैं टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ब्रोकन लाइन से जो शो कर रहे हैं ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और यू कैन से दीज आर बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे खाली दो ही डायरेक्शन है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कायरल कार्बन्स, ये एक से ज्यादा भी कायरल कार्बन्स हो सकते हैं। तब कौन से हैं, ये बिलो द प्लेन वर्टिकल लाइन पे है, जो ये बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन है। और ये जो दोनों है, ये और या ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ये कहां पर है, अबाउ द प्लेन। इनको समझना बहुत जरूरी है। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप चीजों को आराम से समझ पाओगे आगे। या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ये वाला बॉन्ड है ये हमारा प्लेन में है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये कहां पर है, प्लेन में। बाकी जो ये इसके साथ अटैच है ये बिलो द प्लेन चला गया, ये अबाउ द प्लेन है। तो मतलब ये है, ऐसा समझना है इसे हमें। तो इसमें खाली दो ही डायरेक्शन है, इसलिए ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। सर अभी जो बनाया है इसमें CC बॉन्ड के बीच में जो ये है ये इन प्लेन में है? हाँ ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। बाकी जो ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड वर्टिकल लाइन पर, वो हमारे
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकते ना। अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी कैसे भेजेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जाएगा ही नहीं, ग्रुप ही जा सकते हैं जो अटैच्ड है ना। समझ में आ गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक एक एग्जांपल चलो मैं अभी दिखा देता हूं, फिर उन एग्जांपल्स को मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। जब आपको कन्वर्ट करना आएगा तो आप आर एस ईजेड या जो डीएल जो भी असाइन करना है वो बहुत इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। सपोज करो ये ओ एच यहाँ पर है, CH2 OH है, यहाँ पे हम CHO कर देते हैं इसको, CHO, ये OH H H। एक तो तरीका ये मैंने ऐसे शो कर दिया, दूसरा आप कैसे शो कर सकते हो इसको, ऐसे। इसका मतलब CHO कहाँ है, बिलो द प्लेन, CH2OH कहाँ पर है, बिलो द प्लेन, ये OH टुवार्ड द ऑब्जर्वर, H भी टुवार्ड द ऑब्जर्वर है। ये है इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। I hope you have understand Weis-Dice formula and Fisher representation यस both। सर। कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब एक चीज दिखाता हूं, इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करना है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप पूछ के देख लेना किसी से, इवन किसी MSc के स्टूडेंट से भी पूछ लेना, बट लेकिन आप फेल नहीं होगे अगर आप फॉलो करोगे तो सिस्टमेटिकली। इंटर कन्वर्जन छोड़ देते हैं अभी, जब हम RS करेंगे ना तब करवाएंगे, क्यों, अभी फिर आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि जो मैंने इंटर कन्वर्ट करना आपको बताया है वो सही बताया है गलत। अगर हमें RS आएंगे तो हम तुरंत वेरीफाई कर लेंगे। अगर हमने इंटर कन्वर्ट करा, सपोज करो वेच-डेस फॉर्मूला में था और हमने उसका निकाला कि उसको R और S असाइन किया, तो सपोज करो वो R आ रहा था, तो जब हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे तब भी R ही आना चाहिए। एम आई राइट? क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है तभी तो। हाँ, RS क्या है सर ये? RS अभी बताऊंगा आपको, वो भी आएगा। हम लोग थियोरेटिकली जो मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है असाइन करते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। तो जब RS असाइन करेंगे हम, तो जो हम चाहे उस मॉलिक्यूल को वेच-डेस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें, पुनीत म्यूट योरसेल्फ। तो या तो हम वेच-डेस फॉर्मूला में शो करें मॉलिक्यूल को या फिशर रिप्रेजेंटेशन में, मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा ना, उसका हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदलेंगे, तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे, जब हमें RS आते होंगे, असाइन करने आते होंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना आता है तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वेरीफाई करना और इंटर कन्वर्ट करना वेच-डेस फॉर्मूला को फिशर में और फिशर को वेच-डेस फॉर्मूला में। तो assigning configuration of stereoisomers। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है हमें स्टीरियोआइसोमर्स को, कैसे करें, कॉन्फ़िगरेशन असाइन कैसे करते हैं। अभी हमें पता तो चल गया कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम असाइन भी कर सकते हैं। अगर हमने असाइन कर दिया तो हम बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। इसलिए हम असाइन करते हैं सो दैट हमें पता रहे कि जैसे आपने अभी मीजोटार्ट्रिक एसिड पढ़ा, मीजोटार्ट्रिक एसिड में जो कायरल कार्बन्स हैं उनका भी हमने असाइन नहीं किया कॉन्फ़िगरेशन के, जो C2 कार्बन है वो कायरल है तो उसमें OH ग्रुप राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो C3 पे कायरल कार्बन है उसमें कहाँ पर है, तो ये हम असाइन अभी तक हमने किया नहीं है। लेकिन अगर हम असाइन कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा कि अगर हम मॉलिक्यूल के आगे लिख देंगे 2R
3s, तो कोई भी जब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो वो समझ जाएगा कि हमें OH को राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्यों असाइन कर रहे हैं, जैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जब आप नेम लिखते हैं किसी कंपाउंड का, तो आप जब नेम लिखेंगे तो उसको कोई भी केमिस्ट समझ जाएगा कि इसने जो नाम लिखा है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सिमिलरली अगर आप जब कॉन्फ़िगरेशन भी नेम से पहले लिख दोगे, उसका असाइन कर दोगे, तो स्टीरियो आइसोमर का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाता है। फॉर दैट वी हैव टू मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेथड, and second is called relative method. इसमें क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है दोनों मेथड्स में? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है स्टीरियो आइसोमेरिक, जो मॉलिक्यूल हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस कंपाउंड। हमारे पास कोई रेफरेंस कंपाउंड नहीं होगा जिसको देख करके कि हम उसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें। There will be no reference. Absolute होगा without any relation to another molecule. Directly we have to assign the configuration to the stereo center or stereogenic center. दूसरी बात, रिलेटिव मेथड, सेकंड जो मेथड होगा रिलेटिव। वर्ड रिलेटिव से आपको पता चल रहा है, इट इज इन रिलेशन टू द नॉन एग्जाम्पल। कोई आपके पास स्टैंडर्ड आपने कोई एक ले लिया मॉलिक्यूल, उसका आपने कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया, जैसा आपने उसका असाइन किया सिमिलर मेथड्स यू विल अडॉप्ट फॉर अनदर मॉलिक्यूल्स, सो दिस विल बी ए रिलेटिव मेथड। क्या डिफरेंस हो गया दोनों में कि एब्सोल्यूट में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, बस हम ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है कैसे करना है, किसी मॉलिक्यूल को देख करके नहीं करना। गाइडेंस तो होगी, गाइडेंस के रूल्स होंगे, सेट रूल्स होंगे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब एक जैसा रूल फॉलो करते हैं, जो आप करोगे वही वो लोग करेंगे। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोई हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल नहीं है। रिलेटिव मेथड में क्या है कि किसी साइंटिस्ट ने या किसी रिसर्चर ने कोई मॉलिक्यूल पकड़ा, उसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया और बोल दिया भाई ये मैंने असाइन कर दिया, बाकी लोग इसी तरह से काम करते रहो, जैसे मैंने असाइन कर दिया वैसे तुम लोग भी कर दो सबका। तो बाकी लोगों ने फॉलो कर लिया सेम ट्रेंड, वो हो गया रिलेटिव मेथड। अब देखो एब्सोल्यूट में कौन से आते हैं हमारे पास, आर एंड एस नोटेशंस। और दूसरा आता है ई एंड जेड नोटेशंस। 11th 12th में लगता है स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत कम लोग पढ़ के आए, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां पे भी होंगे आर एस ई जेड तो। नो सर। नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, हो सकता नहीं हो। और रिलेटिव मेथड में आ जाता है हमारा कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशंस। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। अब वन बाय वन करेंगे हम। पहला करते हैं आर एस नोटेशंस। आर एस नोटेशन, टाइम क्या हो गया अभी 3:40। 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप भी लोग भी पी लो। 45 पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सर ये R1S है? नहीं, R, S, RS ऑब्लिक लगा लो, एक ही बात है, RS, R एंड S नोटेशन। ठीक है, R, S किया था मैंने। तो चलो 3:50 पे करते हैं स्टार्ट। 5-10 मिनट आप रेस्ट करो।
हेलो। स्टार्ट करें फिर आरएस नोटेशंस आगे सब। यस सर। ठीक ठीक है। यस सर। देखो आरएस नोटेशन असाइन करने से पहले हमें असाइन करनी होती है प्रायोरिटीज टू द ग्रुप। जो हमारा कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, वी हैव टू असाइन प्रायोरिटीज टू दीज ग्रुप बिफोर असाइनिंग आरएस नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं प्रायोरिटी रूल। It was given by Cohn, C-O-H-N, Cohn in gold and Prelog. These are the name of the three scientists, ठीक है, which gave these priority rules. So this is known as Cohn in gold and Prelog or CIP rule, या फिर हम बोलते हैं इनको CIP rules,
Cohn in Gold and Prelog gave certain rules to assign priorities to the groups attached with stereogenic or chiral carbon. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, assign first priority to the directly attached atom with higher atomic number. पहला रूल क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को अटैच करनी है? जो डायरेक्टली अटैच एटम है, कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ में जो डायरेक्टली अटैच एटम है, उनमें से जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है उसको हमें 1 नंबर प्रायोरिटी असाइन कर देनी है. देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको. एग्जांपल फिशर प्रोजेक्शन में दिखा देता हूं आपको. OH, NH2, CH3 एंड H. कौन कौन से डायरेक्टली अटैच एटम है यहाँ पे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन. These are the directly attached atom. कौन कौन से हैं डायरेक्टली अटैच एटम? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन से एटम का है इसमें? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ज्यादा कौन से एटम का है? डायरेक्टली अटैच एटम्स जो हैं, ये हमारा कायरल कार्बन है. सर ऑक्सीजन. तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप की. हमारी कौन सी प्रायोरिटी हो गई इसकी? प्रायोरिटी 1. कौन सी प्रायोरिटी हो गई इसकी? 1. ये हो गया. अब इसके बाद फिर आगे चलो. नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है. 3 रह गए. सर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. तो इसकी प्रायोरिटी कौन सी हो गई? 2. नाइट्रोजन की प्रायोरिटी कौन सी हो गई? 2. अब बाकी कितने बच गए? कार्बन और हाइड्रोजन. तो कार्बन की प्रायोरिटी हो गई. और लास्ट में क्या बच गया? हाइड्रोजन. चारों की हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी. तो हम प्रायोरिटी अगर हम देखें प्रायोरिटी वाइज, तो OH प्रायोरिटी फर्स्ट, NH2, CH3, देन H. ये हमारी प्रायोरिटीज आ गई. ये ऑर्डर आ गया हमारे प्रायोरिटीज के लिए. इसके लिए ये पहला रूल आप सीख गए. सिंपल है. सिंपल है ना? कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ. एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप करना फिर उसको. पता नहीं चल रहा कौन सा पेज कहाँ हो गया. छोड़ो, देख लेंगे बाद में. लिख रहे हो ना साथ साथ आप ये सारी चीजें? कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी साथ साथ नोट करते रहो. और यही अगर हमारे पास वेज डैश फॉर्मूला में गिवन होता. ये हमारे पास वेज डैश फॉर्मूला. ये कायरल कार्बन है यहाँ पे, है ना कायरल कार्बन. अब इसमें कैसे प्रायोरिटीज असाइन करें? कौन कौन से एटम है डायरेक्टली अटैच? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. बताओ कौन सा नंबर 1 पे आएगा? सर ऑक्सीजन. OH फर्स्ट प्रायोरिटी
नेक्स्ट NH2 NH2 NH2, नेक्स्ट CHO CHO, नेक्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बस अब ये प्रायोरिटीज हमें असाइन करनी आ गई। RS हम अभी बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं प्रायोरिटीज कैसे असाइन करनी। अब नंबर 2 रूल देखते हैं इसका। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर सेम, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे भी कार्बन हो यहाँ पे भी कार्बन हो, फिर क्या करेंगे? इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर सेम देन मूव टू द नेक्स्ट एटम और एटम्स according to their atomic numbers। एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी हमें रखनी है, ज्यादा देनी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाएगी? जब हमारे दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, तब हम क्या करें? तब हमें नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH3, इसके बाद NH2 और एक H यहाँ पे लगा दिया। अब पहले बताओ डायरेक्टली अटैच एटम कौन कौन से हैं? सर नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, यही है ना? तो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसको तो हमने कर दिया नंबर 1 प्रायोरिटी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। नंबर 1 किसकी होगी? नाइट्रोजन की, NH2 की। अब बात करते हैं CH3 और CH2 CH3, दोनों में कार्बन सेम है। तो मैंने क्या लिखा? देन मूव टू द नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? कार्बन की। कार्बन की ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पे जो CH2 CH3 है, ये हमारा पहले आएगा प्रायोरिटी में, उसके बाद आ गया CH3। बाकी क्या बच गया? हाइड्रोजन, वो लास्ट में आ गया। 2, 3 and 4। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, सब समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब वेज डैश फॉर्मूला में भी देख लेते हैं। ये कायरल कार्बन है हमारे पास। अब बताओ किसको पहली प्रायोरिटी दें, किसको दूसरी दें, किसको तीसरी दें? डायरेक्टली अटैच कौन सा है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन। सर फर्स्ट NaOH को। और बताओ। सर NHCH3 को। और बताओ। कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा CH3 को दे दो? सब पढ़ाया लिखा है, बेकार है यार तुम लोगों को। है भाई, डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। बाकी किसको देंगे प्रायोरिटी? सर पहली NaOH को देंगे। क्यों देंगे भाई, जरा बताना प्लीज। सर क्योंकि दो नाइट्रोजन है डायरेक्टली अटैच। सर पहले ऑक्सीजन को देंगे। वो वाला नाइट्रोजन है OH को उसमें देंगे। ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैंने अच्छा सर पहले वहाँ पे OH को देंगे।
पहले OH को देंगे। सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट Yes, एटम sir. देखना है, फालतू का नहीं देखना और हमें कुछ भी। सबसे पहले हमें ये देखना है डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, बाकी क्या है उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो OH आएगा सबसे पहले, ठीक है। ये अब हमारा हट गया रे इसमें से। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास? नाइट्रोजन कार्बन, टाई हो रहा है, नाइट्रोजन है दोनों, है ना। तो जी हमें सर, क्या करना चाहिए फिर? अगले सर आइटम पे NaOH मूव को देंगे। करेंगे दोनों अगला के। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, किसको देंगे? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन को। तो हमारा क्या आ जाएगा? NaOH। इसके बाद NaCH3 और मिथाइल तो सबसे लास्ट में आएगा। ये हमारी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई प्रायोरिटी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी। अब समझ में आई बात या अभी भी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब ऐसा हो जाए कि हमारे जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, देन if we are having two atoms with same atomic number। सर ये नोट्स मिलेंगे? नहीं, लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। सर क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर नहीं हो रहा? सर दिख क्लियर है। रहा? सर आज वाले नोट्स सेंड कर देना, आज क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है सर। यस सर, आज क्लियर नहीं दिख रहा। सर बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। यस सर, नहीं दिख रहा क्लियर। क्लियर किस किस को दिख रहा है? सर भी। सर क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना। अब आप लोगों का जिनको क्लियर नहीं दिखा है ना, वो थोड़ा सा अपना नेटवर्क देखना है एक बार, है ना। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके में। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ अभी क्या होता है। पहले तुम लोग पढ़ो, इसको समझ लो। अभी क्या पोजीशन है अब एट दिस मोमेंट? अभी साफ दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। सर शुरू से ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। सर अब तो सही में नहीं दिख रहा सर। सर दिक्कत है क्लियर सही नहीं में। है अब। विजिबल नहीं है क्लियर। सर बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। सर वो बस दो को ही दिख रहा है क्लियर। हाँ सर, अब तो नहीं दिख रहा सर सही में। अब नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नो नहीं। सर। सर मोबाइल में क्लियर दिख रहा है पर लैपटॉप में नहीं दिख रहा। तो ये हो सकता है लैपटॉप में ना दिख रहा हो, मोबाइल में दिख रहा हो, कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। सर नहीं है क्लियर है। मोबाइल में भी दिख रहा। कोई और तरीका भी नहीं है भाई, यही तरीका होता है इसमें तो। क्योंकि मैं नोट्स के साथ अगर डायरेक्ट भी नहीं पढ़ा सकता, ये तो साथ साथ ही लेके चलना पड़ेगा ना तुम्हें। बोर्ड पे बोर्ड नहीं है क्या? सर बोर्ड नहीं है। यार बोर्ड मेरे पास मुझसे हैंडल नहीं होता। बोर्ड नहीं है मेरे पास, और बोर्ड के लिए फिर कौन कैमरा पकड़ेगा, कौन क्या करेगा? सर बताओ यही कैसे ठीक है। हैंडल? हाँ, सर इसमें क्या बेस्ट है मैं ही सर। बैठेगा। सर यही सही है। सर आज अब के ठीक लिए दिख रहा है? इतना, सर आज के लिए इतना बहुत है, मैं दिख अब नहीं रहा ये किसी को। प्रायोरिटी रूल को पूरा करूंगा। खैर मैं सर आप इतना ही प्रायोरिटी रहने रूल पूरा दीजिए। करूंगा, फिर भूल सर आज जाओगे। इतना ही रहने दो। नहीं फिर भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा फायदा। थोड़ा सा और रुक जाओ अभी। ऐसा तो सिलेबस नहीं होगा पूरा। सर देखिए सर नहीं क्लियर ही नहीं है सर। क्लियर ही नहीं है तो क्लियर पढ़ने का तो क्या समझ फायदा में है? क्या आएगा? समझ में क्या आएगा? चलो वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके तो सर। आ जाएगा ना? ओके सर, वीडियो शेयर वीडियो कर भेज देना। देना। कर देना। हाँ वीडियो शेयर कर दूंगा फिर, है ना। हम्म। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो कहाँ पे थे? इफ यू आर हैविंग टू एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर दो एटम्स का सेम हो, देन प्रेफरेंस will be given to the atom with higher atomic weight।
हायर एटॉमिक वेट। अगर हमारे पास दो एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है, या क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स अगर किसी ने अटैच कर रखे हैं, ब्रोमीन के आइसोटॉप्स अटैच कर दिया, आयोडीन के कर दिए, तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। फिर प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस देंगे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। जैसे ये सिंपल रूल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हमें पता ही है C2H5 फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, CH3 सेकंड हो गया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम है H एंड D में, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उन्नति बताइए, उन्नति मावी, उन्नति बताओ। 1। हाँ जी सर। हाँ उन्नति बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम का? सर हाइड्रोजन का तो नहीं पता? पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है ड्यूटेरियम? हर्ष भारद्वाज, हर्ष, पुनीत, सर नहीं पता। नहीं पता? अरे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सर बनी होता है। सर मैं बताऊं? सर दोनों का सेम होता है। वन होता है सर। होता है, दोनों का वन होता है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है वो। आइसोटॉप है तो सेम ही होगा। तो प्रायोरिटी किसको दें, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को? हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले ड्यूटेरियम को देंगे, फिर उसका मास ज्यादा होता है। हाँ उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हमारा हाँ C2H5, देन CH3, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। अब इंपॉर्टेंट रूल है नंबर 4, इफ डबल बॉन्डेड, इफ मल्टीपल बॉन्डेड groups are present, these are treated as, कैसे ट्रीट करना है इनको? जैसे मल्टीपल बॉन्डेड में आपको दिखाता हूं, CH डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं जब असाइन करते हैं प्रायोरिटी? कैसे करेंगे? CHO एंड O कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन्स, जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उतने ही एटम्स के साथ में अटैच होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं जो ये ऑक्सीजन था ये भी कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, तो ये हमारा इधर से कार्बन के साथ अटैच है। देखो फिर से देखो, एक और दिखाता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में? तीन लाइन जो मैंने ड्रॉ करी इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो C ट्रिपल बॉन्ड N को कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 नाइट्रोजन्स, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 नाइट्रोजन्स एंड ईच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन। क्या हो गया? ये नाइट्रोजन, ये कार्बन तो 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो साथ में ये नाइट्रोजन भी तो तीनों का एक अलग कार्बन के साथ में बॉन्डेड होंगे। तो जब हम प्रायोरिटीज असाइन करेंगे तो ऐसे हम ओपन कर लेंगे स्ट्रक्चर को, डायरेक्टली अटैच हो गया, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट मूव करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते हैं। अब एक और देखो, C डबल बॉन्ड OOH, इसको कैसे ओपन करें बताओ? इसको कैसे ट्रीट करना है असाइन करने के लिए प्रायोरिटीज?
Sir, carbon attached with two oxygens and oxygen attached with carbons and one oxygen attached with hydrogen. हाँ देखो, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, इसका मतलब है कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, बिकॉज ये डबल बॉन्डेड है। इस OH को तो एज इट इज रहने दो, इसमें तो हमने कुछ चेंज किया क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्डेड था पहले से ही। तो ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ अटैच है, तो ये ऑक्सीजन भी किसके साथ दिखाना पड़ेगा नबी में, इधर कार्बन के साथ और ये कार्बन के साथ में। इस तरह से हमें इसको शो करना पड़ेगा। और कोई ग्रुप बताओ मल्टीपल बॉन्डेड। NO2, NO2 होता है ना, NO2 को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना, तो कैसे दिखाएंगे इसको? N is bonded with two oxygens and these oxygens are also bonded with nitrogen in this oxygen. अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको प्रायोरिटी रूल में कोई नहीं फंसा सकता, आप बता दोगे आराम से। देखो अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, फिर आपको बताना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा। CHO, COOH, CN, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा CH डबल बॉन्ड CH2 का और बता देता हूं आपको, अलग से अभी बताया नहीं था ना। CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे ओपन करेंगे? CH के साथ में दो CH2 अटैच है, ऐसे CH2, ठीक है, और इन CH2 के साथ में क्या अटैच हो जाएंगे? CH और ये CH। इसको ऐसे ओपन करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, कार्बन कार्बन हमने दो कार्बन के साथ में अटैच कर दिया CH को, और साथ में CH के साथ में अटैच कर दिया। अब आपके पास ये मॉलिक्यूल, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, इसमें आपको प्रायोरिटीज असाइन करनी है। चार डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास हैं, इनकी मुझे प्रायोरिटी बताओ, आपकी कैसे प्रायोरिटीज असाइन करेंगे? पहले इनको ओपन करके लिख लो अलग अलग। देखो CHO को हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड, H तो था ही यहाँ पे, C डबल बॉन्ड था, तो इसको O और ये CH एंड CH। दूसरा ग्रुप हमने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N, C N N N, C एंड C। तीसरा हमने लिखा COOH, COO, C, ये OH। यही है ना हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले किए हैं सारे ग्रुप। और चौथा वाला हमारा कैसा है? CH, CH2CH, CH2CH। अब देखते हैं सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम, सब में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। मूव टू द नेक्स्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन वाले सबसे चले जाएंगे लास्ट में। बस कंपटीशन किसके बीच में रह गया भाई? नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से कम होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है नेक्स्ट, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो पहली प्रायोरिटीज में, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटीज में कौन से आ जाएंगे? CHO और COH, इन दोनों में से देखना है। थर्ड प्रायोरिटी में हम देखेंगे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो नाइट्रोजन वाला थर्ड प्रायोरिटी पे जाएगा। ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। अब देखना है हमें 1 और 2, जहां पे कंपटीशन है मेनली, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखा इसके बाद अगला हमने
यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन है, तो दूसरे साइड में भी ऑक्सीजन है। और उसके बाद हमने तीसरी साइड में हम देखते हैं ये यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी ज्यादा? ऑक्सीजन की। COH की। OH की ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नंबर 1, और नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा? एल्डिहाइड। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या आई निकल करके? कार्बोक्सिलिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। अब हमें प्रायोरिटीज असाइन करना आ गया इसकी। सर हाँ बोलो। सर एक बार और बताना सर। देखो ये ओपन करना सीख लिया इन ग्रुप्स को, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप में सारे। ओपन करने में कोई दिक्कत जो मैंने बताया यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा अब हम देखते हैं, देखो डायरेक्टली अटैच एटम, ये कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन। कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई यहाँ तक, सेम ही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अब बताओ ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन दो मॉलिक्यूल दो ग्रुप्स ऐसे हैं, 2 ग्रुप्स आर देयर व्हिच हैव द ऑक्सीजन नेक्स्ट टू द कार्बन। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम देखें फिर इसके साथ, क्योंकि हमारे मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं, दूसरा भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, अब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। तो तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? हाइड्रोजन। CH में हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर C के साथ में OH अटैच है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन का। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी हमारी क्या हुई? 1। और सेकंड प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? CHO की। ठीक है, CHO की इसलिए क्योंकि हमने पहले देख लिया कि जो नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नेक्स्ट एक में नाइट्रोजन है, दूसरे में कार्बन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों से ज्यादा हमारा ऑक्सीजन वाला ही होता है, तो इसलिए हमारा सेकंड प्रायोरिटी होगी। अब थर्ड और फोर्थ का देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। और हमें पता है कि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस कार्बन, तो थर्ड नंबर प्रायोरिटी हो जाएगी CN की, और फोर्थ नंबर हो जाएगी हमारी CH डबल बॉन्ड CH2। दैट्स इट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी एक ग्रुप की प्रायोरिटी में गड़बड़ कर दिया ना, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली अपोजिट आएगा, जो एक्चुअल होगा उसका अपोजिट आप कर पाओगे डिटरमिन, या असाइन जो करोगे आप, इट विल बी अपोजिट टू द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट विल बी रॉन्ग। तो प्रायोरिटीज हमें आनी चाहिए। तो अब आपको प्रायोरिटीज असाइन करनी आ गई, कर सकते हैं प्रायोरिटीज असाइन? ठीक है। अब अगर हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी आ गई तो हम RS बड़े आराम से कर सकते हैं। RS के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। RS के लिए मैं अभी एक आपको आइडिया दे देता हूँ, सिर्फ हमें क्या करना, वी हैव टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3, लिविंग बिहाइंड प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 4 को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, प्रायोरिटी 1 से लेकर के प्रायोरिटी 3 की तरफ मूव करना है। अगर क्लॉकवाइज हो गया तो R, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो S, बस आप असाइन कर दोगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया था इस मॉलिक्यूल पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हमें कहा मूव करना है? प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3, 1 2 3। कैसे मूवमेंट है ये? 180 नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम 1 टू 3 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ? एस हो गया। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया हमने इसका? एस। इज इट इजी? एस का मतलब होता है सिनिस्टर। यस सर। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन या ग्रीक देख लेना। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज होता फिर? अब बताता हूँ, अभी वो भी दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हमने ये मॉलिक्यूल लिया था, पहले लिया था ना ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें देखो हमने प्रायोरिटी 1 दी थी NH2 को, प्रायोरिटी 2 दी थी इसको, प्रायोरिटी 3 दी थी इसको, और प्रायोरिटी 4 था ये। सेम ही मॉलिक्यूल है शायद ये 1 2 3। ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन में है। इसमें है
S। ये मॉलिक्यूल देखो, इसको मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग अभी भी एक गड़बड़ कर रहे हैं, हमें इंटरचेंज और दिखाना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये तो ठीक है मूवमेंट कि हमें क्लॉकवाइज और सॉरी 1 2 3 प्रायोरिटी मूव करना है, लेकिन इसके साथ एक चीज और हमें याद करनी होती है जो कि मस्ट है, वो ये कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना H, इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये हमेशा पीछे होना चाहिए, आपको मतलब ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए, ब्रोकन लाइन पे होना चाहिए। अगर वेज डैश फॉर्मूला में आप कर रहे हो तो ये हमेशा कहां पे होना चाहिए, ब्रोकन लाइन पे आना चाहिए। तब हम 1 2 3 मूव करके देखते हैं। अभी जो हमने किया ये गलत किया है, ठीक है। और ये मूवमेंट कैसे करेंगे, अभी देखो हमारा है नहीं, यहाँ पे ब्रोकन लाइन पे नहीं है, ये नहीं है ना हाइड्रोजन ब्रोकन लाइन पे, NH2 है ब्रोकन लाइन पे। अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट असाइन कर दें 1 2 3 मूव किया और हमने कर दिया तो वो गलत होगा। बाई चांस में भी सही हो जाए, बट दैट इज नॉट द वे। एक्चुअल तरीका क्या है समझ कि नहीं आया। मैं बताऊंगा, अब टाइम कम है, सर अब रहने बाद दो में फिर। बता देना सर अब। हाँ मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग हाँ ज्यादा हो जाएगा। तो सर अभी ये पढ़ आपसे लेते हैं फिर। हाँ हाँ प्रायोरिटी रूल आपने समझ लिया ना, बस ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं इतना थोड़ा पढ़ और। लेते हैं। हाँ ठीक ओके ठीक सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस लगा दूं? हाँ सर। सर यस लगा सर। दो, लगा दो। यस सर। और स्क्रीनशॉट भेज देगी सर वो। देख लो, बिना अटेंडेंस लगाए काम चल जाता है तो और भी अच्छी बात है। सर लगा दीजिए अटेंडेंस। लगा दूं? हाँ वो तो यस सर, मोस्ट लगा इम्पोर्टेंट काम है ना, नहीं? सर उसके लिए सर लगा क्लास दीजिए। ले। हाँ, उसी के लिए तो लोग आपको 2 घंटे से झेल रहे हैं, है ना? यस सर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर है भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ना है, नहीं? हाँ सर सही बात, मन की बात हाँ जान लेते हो सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी जहाँ तुम बैठे हो ना वहां मैं भी बैठा करता था। ऐसा नहीं है मैं सीधा ही सर प्रोफेसर आपके थोड़ी बन टाइम गया। में भी कोरोना था। कोरोना नहीं था लेकिन क्लास में तो बैठता ही था, क्लास तो हाँ, अटेंड तो की वो है भी ना नसीब मैंने नहीं भी। करी। अब तो तुम तो ये है कि ज्वाइन करके इधर उधर निकल लोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो बैठना पड़ता था क्लास में। सर आप भी नहीं देश बंधु के हो क्या? नहीं, मैं देशबंधु से नहीं यार, मैंने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज डेट कितनी हो गई भाई? 9। सर 9 दिसंबर। हम्म। सर लीव कर सकते हैं? अटेंडेंस लगा दूं तब कर यस लेना सर, फिर, यस लगा सर लगा दीजिए। दीजिए। सर लगा है दीजिए। ना? कंफर्मेशन भी मिल जाएगा आपको सबको। अभी तो हमारे पास है 5-6 मिनट, इतने टेंशन में क्यों हो? कर लेंगे। सर एक बार सर बुक का नाम बोल दीजिए जो अरे ये आप और मेहता एंड आप मेहता। ना मेहता एंड मेहता की बुक देख लेना। 4901 प्रेजेंट सर। 2 प्रेजेंट सर। 4 प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट सर। 907 907। ये देखो ज्वाइन करके भाग गया है। 914 पुनीत। यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा 915। यस सर यस सर। प्रेजेंट। 15 सर। अच्छा 15 दो दो है यार, 15। सर वन यस सर, एक फोन से किया है सर और एक लैपटॉप से, लैपटॉप में सर दिख नहीं रहा। 14 भी प्रेजेंट है। अच्छा 14 प्रेजेंट लगा दी मैंने 14 की। 917 प्रेजेंट सर। 918 यस सर। 919 यस सर। 920। प्रेजेंट सर। बस इतना फर्क है कि तुम लोग पता नहीं जब कितने बड़े थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मैं 2001 में था फर्स्ट ईयर में। सर हम लोग हुए ही नहीं थे। जन्म भी नहीं हुआ था सर। जन्म नहीं हुआ। अच्छा सर बेटी 921। भी ना हुए। अच्छा 921। प्रेजेंट सर। ठीक है। और 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में। तब तब कितने तो बड़े सर थे? सेकंड, तब तो सर सेकंड क्लास में हो गए थे। अच्छा चलो सर केजी में। ठीक है। 923
प्रेजेंट सर। मैं 22 का था जब मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था ना। सर आपने डीयू से कभी पढ़ा था? नहीं, डीयू से पढ़ा नहीं था। अब डीयू में पीएचडी कर रहा हूँ मैं, बस पीएचडी चल रही, पीएचडी की डिग्री डीयू की रहेगी। 924 प्रेजेंट सर। से करी थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। अच्छा। 931 प्रेजेंट सर। एक साल वहीं पे पढ़ाया था एमएससी के बच्चों को ना, फिर यहाँ पे आ गया था डीयू में। 933 933 प्रेजेंट सर। 934 934 36 प्रेजेंट सर। 37 प्रेजेंट सर। 938 प्रेजेंट सर। 940 प्रेजेंट सर। 941 प्रेजेंट सर। सर 934। 934 ठीक है, लगा दी मैंने। किसी ने मैसेज करके बुलाया होगा तो मैं क्लास तो अपना ज्वाइन करके चले गए, है ना। 944 लगी थी सर। प्रेजेंट सर। सर आजकल नेटवर्क इशू हो रहा है ना। 945 वो नेटवर्क इशू हमेशा रहेगा। तो सर ऑनलाइन में तो यही होता है। ऑफलाइन करवा दो, पेपर ऑफलाइन। सर वेदर सही नहीं है सर। सर हाँ, वो ऑफलाइन तो- में तो नहीं जाते यहाँ पे नेटवर्क इशू। चाहते तो हैं यार, लेकिन ये कोरोना की वेव तो पीछा नहीं छोड़ रही। अब थर्ड वेव की तैयारी चल रही है, अब आप देख लो। सर थर्ड जनवरी में खुलने के सर वो बात अब थोड़ी है। कॉलेज सर कुछ नहीं होगा। जनवरी में खुलने के चांसेस हैं क्या? नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं है ना इसका आगे क्या है। लोग इसलिए डरे हुए हैं ना, क्योंकि सेकंड वेव में जो कैजुअलिटीज हुई थी वो बहुत हुई थी सच में। वो बहुत ही यस सर। टफ टाइम था। ठीक है, फर्स्ट तक तो सब लोग यही सोचते थे कि यार कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे सेकंड में हुआ था ना, सडनली 1 महीने के अंदर अंदर ही इतनी कैजुअलिटीज हुई, तब लोग एकदम बिल्कुल हिल गए थे यार। इस चक्कर में ना अब यूनिवर्सिटी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगी, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट भी। 946 प्रेजेंट सर। 947 यस सर। 949 यस सर। 949 यस सर। 950 प्रेजेंट सर। जो अभी फाइनल ईयर में बच्चे हैं ना, उनका बस फर्स्ट सेमेस्टर की उन्होंने क्लास अटेंड की थी, उसके बाद कोरोना पे की वजह से छुट्टियों पे गए और उनकी अभी तक क्लास नहीं हुई है ऑफलाइन। अब उनकी ग्रेजुएशन 46 प्रेजेंट है सर। हाँ 46 लगा दी यार। 46 तो 951 जिनके प्रेजेंट सर। हो गई वो लीव करना चाहे सर- कर दो, कोई बात नहीं। सर 49 सर का हो हमें गया सर मेरा। 3 present, साल sir. ऐसे नहीं निकालनी। क्या नहीं निकालनी? 3 साल ऑनलाइन नहीं निकालनी सर हमें। हाँ यार, हम भी नहीं चाहते अब सर 51 प्रेजेंट। यही है, लेकिन कर क्या सकते हैं। 957 अब तो वैक्सीन वगैरह भी लग गई है, खैर। सर 51 प्रेजेंट है। 51 लगा दी। 57 प्रेजेंट। ठीक है। 958 प्रेजेंट सर। 962 प्रेजेंट सर। 963 प्रेजेंट सर। 964 प्रेजेंट सर। 966 प्रेजेंट सर। अब हमें भी ज्यादा मजा नहीं आता ये पेन से लिख के पढ़ने में ना, पढ़ाने में। जो चौक से लिखने में मजा आता है वो पेन से नहीं आता। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कम से कम एक सर में चौक तो मार सकते हैं, फेंक कर नहीं। यस सर। सही बात है सर। हाँ हाँ सर आप तो चौक फेंकना मिस कर रहे हो सर हैं? हाँ, बहुत मुश्किल। यस सर। 971 सर 4970 प्रेजेंट है सर। 70 लगा दी, 71 लगा दी। और ज्यादा कोई अगर लग रहा है कि तो क्लास से बाहर भी निकाल सकते हो, अब कैसे निकालें बताओ। 972 सर सर वो तो आपके हाथ में है सर, आप होस्ट हो। हाँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है ना, अब भी तुम इतने फिजिकली दिखते तो हो नहीं ना। जब क्लास के अंदर पूरे के अंदर खड़ा करे हैं। पहचान लो। सर कैमरा खुलवा लिया करो। सर कैमरा ओपन करा लिया। अरे बिना कैमरे के तो नेटवर्क चल नहीं रहा आप लोगों का। कैमरे से नहीं तो सर, सही जब बात। जब वाईफाई चल लगवा जाएगा, लीजिए। जब चल जाएगा वेदर सर। सही नहीं चल रहा है ना। सर चल जाएगा, वाईफाई लगवा लीजिए। ठीक है। 74 74
नहीं है? यस सर। 76, यस सर। 77, यस सर। 979, प्रेजेंट सर। सर 78% था सर, वो लेफ्ट हुआ है अभी। सर अच्छा। 27 का भी लगाना सर, उसका नेट खत्म हो गया, अभी मैसेज आया उसका। 78, सर सर 27 भी। 27, यस सर, उसका भी मैसेज आया कि नेट खत्म हो गया मेरे बोलते बोलते ही। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। 979, प्रेजेंट सर। ये 78 का आप कि कोई बोल रहा था ना 78 का लगाने के लिए। यस सर। ठीक है, लगा दी मैंने। और कोई? सर सबकी लगा दो। सर होगी सबकी। सबकी लगा दी मैंने, तो जो भी प्रेजेंट है सबकी लगा दी। ऐसे पूरी क्लास की लगा दो। पूरी की लगा दी। ठीक है ना। आप वो तो क्या नाम है, आपके जो ग्रुप बनने थे वो तो बन गए ना सारे, प्रैक्टिकल के थ्योरी के सारे यस सेक्शन सर। वगैरह। यस सर। यस ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? सर No, लिंक नहीं no, आता सर। सर लिंक नहीं मिलता हाँ? सर। लिंक कौन सर सा आपकी लेकर? क्लास मेरे का। क्लास का? यस सर। सर वो सर मेल तुमने पे अपना भेजते आपको हैं। ऐड किया हुआ है ग्रुप है? ऐड कर रखा है ना तुमने? ग्रुप में है क्या? हाँ, ग्रुप में भेजा था यार तुमने, उस टाइम पे लेट ऐड किया होगा ना अपना आपको ग्रुप में। कोई बात नहीं, यस शेयर कर दिया करो, वही सेम लिंक रहेगा हर बार। जो सर कर मैंने देते हैं। जिंक जो लिंक बना दिया ना एक बार, अब ये पूरे टाइम चलेगा, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। सर डिस्क्रिप्शन मेरे पे भी तो आया। बाकी कुछ टाइम बाद में अगर कोई और भी लोग ऐसे आपके जैसे और होंगे ना, जब इकट्ठे सब ऐड हो जाएंगे तब मैं अपडेट कर दूंगा एक बार फिर से ना, फिर आ जाया करेगा ना। वेट सर कर लेते हैं अभी कुछ दिन। डिस्क्रिप्शन में डाल दो ना आप लिंक, वहां से ले लेंगे सर। सर ऐसे कोई फायदा नहीं है उसका ना, कोई फायदा नहीं है, फिर भी मुझे अलाउ तो करना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ और सर। जब एक बार आपको मेल के थ्रू आप पे चला जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वहां से एक्सेप्ट कर जाओगे, तो फिर अब आप क्लास में भी ज्वाइन नहीं करता तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। यस ये सर। बेनिफिट यस है ना। परमिशन की जरूरत नहीं है अब, और कोई अनऑथराइज बंदा नहीं एंटर कर सकता क्लास में ना। पिछले सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि पता नहीं कुछ बच्चे थे, पता नहीं कहाँ से, वो किस क्लास के होते थे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कुछ भी आकर के उल्टे सीधे गाने चला देते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब उनका पता ही नहीं चल पाया किस क्लास के थे क्या था, फिर यही सिस्टम करना पड़ा मेल वाला ना। अब इसमें क्या अनऑथराइज बंदा नहीं आएगा कोई भी, थ्रू प्रॉपर आईडी आएगा, ये है। चलो, कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में पढ़ लेना इसको अच्छे से, है ना, तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। सही नोट्स नहीं मिलेंगे? वो पढ़ने से ज्यादा मुझे लग रहा है नोट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। ऐसा वो क्लियर नेटवर्क इशू नहीं था था। ना आज, इस वजह से। नोट्स होंगे तभी तो पढ़ेंगे सर। बुक सर में ये भी होती है सर ये क्लियर नहीं दिखा था ना आज। सर वीडियो ये सीएस शेयर कर देना सर। हाँ ठीक है, कंसेप्ट समझ में Yes, sir. आना चाहिए।